नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। दोस्तों, हम लोग जो भारतीय संविधान की विकास यात्रा पे चर्चा कर रहे थे, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग भारतीय संविधान की जो एक महत्वपूर्ण अधिनियम बनी, भारत शासन अधिनियम 1935, उस पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो अधिनियम पारित हुए थे, उन पर चर्चा करते हुए आज हम लोगों का सफ़र एक नए महत्वपूर्ण अधिनियम तक आ पहुंचा है, जिसका योगदान भारतीय संविधान को बनाने में बहुत ही ज़्यादा है। या आप यूं कह लीजिए कि भारतीय संविधान में इस अधिनियम को हूबहू उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया गया। दोस्तों, उस महत्वपूर्ण अधिनियम का नाम है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 की जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं थीं, लगभग 70% भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया। दोस्तों, अब हम लोग ये जानेंगे कि भारत शासन अधिनियम को अधिनियम बनाने के पूर्व ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी जो ऐसा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाना पड़ा। भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ने से पूर्व दोस्तों हम लोग ये देखेंगे 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से एक अधिनियम है, जिसको एक सुधार आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें दोस्तों ऐसा क्या किया गया था और ऐसे क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें किए जाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को एक बार फिर से देखना होगा। उसका एक महत्वपूर्ण उसमें एक पॉइंट था कि जब जो 1919 में दोस्तों आया था सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें कहा गया था कि 10 वर्षों में हम एक संवैधानिक आयोग की स्थापना करेंगे, जो ये समीक्षा करेगा कि अब भारत मतलब उत्तरदायी शासन करने के लिए कितना तैयार हुआ है। वो मतलब एक समीक्षा की जाएगी भारतीयों के लिए कि भारतीय अब अपना संविधान बनाने के लिए, अपने ऊपर खुद शासन करने के लिए कितना तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में ये जो 10 वर्षों में आना था, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 8 वर्षों बाद ही भेज दिया, मतलब 2 वर्ष पूर्व ही भेज दिया। 2 वर्ष पूर्व भेज दिया, नवंबर 1927 में। दोस्तों 2 वर्ष पूर्व भी नवंबर 1927 में एक आयोग को एक कमीशन भेज दिया गया, जिसका नाम था दोस्तों साइमन कमीशन, जो दोस्तों कितने था, 7 सदस्यीय था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था दोस्तों, सर जॉन साइमन। ये दोस्तों भारत का बाप है। नवंबर 1927 में दोस्तों इसकी स्थापना कर दी जाती है, और दोस्तों ये भारत आ पाते हैं फरवरी 1928 में। दोस्तों ये भारत आ जाते हैं, और क्योंकि दोस्तों इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, गोरे थे, जिसका यहाँ पे भारत में विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए दोस्तों। और इसी के फलस्वरूप दोस्तों एक नेहरू कमेटी की स्थापना हुई। स्थापना 1928 में होती है दोस्तों। और ये दोस्तों जो साइमन कमीशन दोस्तों जो था, साइमन कमीशन ने दोस्तों 1930 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए इसकी दोस्तों समीक्षा के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि दोस्तों कितनी होती हैं, 3 होती हैं दोस्तों।
3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं जो कि लंदन में आयोजित की जाती है दोस्तों। पहली राउंड टेबल होती है वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होती है। और जो दोस्तों दूसरी होती है वो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। और दोस्तों जो तीसरी होती है वो नवंबर दिसंबर 1932 को होती है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ये द्वितीय थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भारत की तरफ से दोस्तों या कह लीजिए कांग्रेस की तरफ से दोस्तों गांधी जी गए थे। इकलौता ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कि कांग्रेस, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउंड टेबल में किस राउंड टेबल में कांग्रेस ने भाग लिया था दोस्तों, वो उसका आंसर होगा कि सेकंड जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया, तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए हुए थे। और दोस्तों एक और ध्यान देने योग्य बात है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो 1930 में होता है, 31 में और 32 में होते हैं, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और इसमें जब इस साइमन कमीशन में जो भी रिपोर्ट होती है इसकी समीक्षा की जाती है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के फलस्वरूप जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं वो उसका अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो अवार्ड का विस्तार और ज़्यादा कर देते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड का विस्तार और ज़्यादा कर देते हैं, और दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो इसका विस्तार कर देते हैं। लेकिन इसकी भरपूर खिलाफत गांधी जी करते हैं। 1932 में पूना पैक्ट होता है दोस्तों, जो कि गांधी और अंबेडकर जी के बीच में होता है, और जिसके फलस्वरूप सांप्रदायिक जो निर्वाचन था वो गांधी जी अंबेडकर को नहीं देते हैं और उनकी सिर्फ सीट आरक्षित कर देते हैं। होता क्या दोस्तों कि हिंदू मतलब दलितों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता, इनको हिंदू माना जाता है। इनको हिंदू की मान्यता दे दी जाती है कि आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप हिंदू हैं। दोस्तों पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के मध्य होता है, जिसके फलस्वरूप जो पृथक निर्वाचन दिया जाता है दलितों को, उसमें समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में, और ये कहा जाता है कि आप पृथक निर्वाचन मत लीजिए, आप अल्पसंख्यक नहीं है, आपको हिंदू की मान्यता दी जाएगी और भरपूर सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों जो चुनाव की सीटें थी उसमें इनको आरक्षण प्रदान किया गया, ना कि इनको पृथक निर्वाचन दिया गया। मतलब अब दलित समाज के जो लोग थे वो हर सीट से चुनाव लड़ सकते थे, और मतलब उनको वोट भी हर बंदा कर सकता था, हर व्यक्ति उनको वोट कर सकता था। ये नहीं कि आप अगर पृथक निर्वाचन होता तो अगर वो दलित कम्युनिटी के हैं या अल्पसंख्यक कम्युनिटी के हैं तो दलित पृथक निर्वाचन में दोस्तों क्या होता है कि जिस कम्युनिटी के लोग होते हैं उसी कम्युनिटी के लोग उसको चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चुनाव की व्यवस्था थी तो उसमें जब दलितों को हिंदू की मान्यता दे दी गांधी जी ने पूना पैक्ट के माध्यम से, तो अब क्या हुआ कि उनकी जो सीटें थी, जो केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय सांसद थी, उसमें जो सीटें थी उसमें गांधी जी ने अंबेडकर जी को आरक्षण प्रदान कर दिया गया और उनको ये कहा गया कि अब आपको यहाँ से चुनाव लड़िए, आपकी सीटें आरक्षित है, इन सीटों पर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन आपको वोट हर व्यक्ति कर सकता है। और इस तरह से पूना पैक्ट संपन्न हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन और हुए थे, जो पॉइंट्स थे, उन पर बात करेंगे। जो गोलमेज सम्मेलन के बाद जो महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनती है देशी रियासतों और ब्रिटिश शासित प्रांतों की, और जो उस पर एक जो समीक्षा हुई थी उस पर जो सहमति बनी उसको दोस्तों श्वेत पत्र कहा गया। और श्वेत पत्र की समीक्षा जो की गई दोस्तों वो संयुक्त प्रवर समिति के माध्यम से की जाए। दोस्तों ये जो समिति होती है दोस्तों, ये जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट के दोनों हाउस होते हैं, संयुक्त प्रवर समिति के माध्यम से की जाती है। और ये ब्रिटिश के जो सांसद होते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया जाता है उसी की जो, और इसमें जो दोस्तों ये ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है, इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं। और इसमें दोस्तों नवंबर दिसंबर यानी आप कह सकते हैं साल 1934 के अंत में ये बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है। और 1935 में इस पर रानी के साइन हो जाते हैं, रानी के
साइन हो जाते हैं और ये अधिनियम बन जाता है, ये अधिनियम बन जाता है। इसके बाद ये भारत में आता है और जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसमें था दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो अखिल भारतीय संघ बनाने की बात करता है दोस्तों। सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो अखिल भारतीय संघ बनाने की बात करता है, जो कि कभी भी अस्तित्व में नहीं आया दोस्तों। वो अस्तित्व में क्यों नहीं आया, उसकी एक महत्वपूर्ण, अंग्रेजों ने भारत को उत्तरदायित्व तो शासन देने की बात तो कही थी, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं चाल थी इसमें, वो ये चाल, उन्होंने एक ऐसी महत्वपूर्ण शर्त रख दी थी कि आप अपना संविधान बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी उसमें सहमति होनी चाहिए। उसमें दोस्तों भारत में बहुत सारी रियासतें थीं, जैसे दोस्तों लगभग 11 प्रांतों में दोस्तों अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय, और जो बाकी जगहें थी वहाँ पे देसी रियासतें थी। भारत में लगभग 500 या 560 के आसपास देसी रियासतें थी। उनमें उन्होंने एक शर्त लगा दी थी कि जो देसी रियासतें हैं और जो हमारा ब्रिटिश शासित प्रांत है, उनके लोगों में सहमति होनी चाहिए, तभी आप जो संविधान बनाएंगे तब आपका संविधान बन पाएगा। तो दोस्तों ये सहमति कभी बन नहीं पाई, इस वजह से भारतीय संघ, जो अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई थी, ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया। और दोस्तों इसमें एक इसी से संबंधित बात है दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था और द्वैत शासन केंद्र में लगा दिया गया। लेकिन जब तक अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई तो केंद्र में द्वैत शासन की कोई बात ही नहीं हो पाती। इसके वजह से प्रांतों में द्वैत शासन तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन नहीं लग पाया कभी भी, ये भी कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। और दोस्तों संयुक्त निर्वाचन की बात की जाती है। संयुक्त दोस्तों आपने जो पढ़ा कि दलितों को जो निर्वाचन का जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, उसके माध्यम से संयुक्त निर्वाचन की सुविधा दी गई और इसमें कहा गया कि आप दलित भी निर्वाचित हो सकेंगे और निर्वाचन कर सकेंगे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात और इसमें होती है कि विषयों का विभाजन किया जाता है दोस्तों। जैसे आज आप लोग देखते हैं भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी 3 सूचियां रहती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और दोस्तों जो विषयों का विभाजन था उसमें सर केंद्र में जो विषय थे वो थे 59, 54, 36, ये दोस्तों थे केंद्र में, ये थे राज्य में, और ये थे दोस्तों दोनों में मतलब समवर्ती में। और दोस्तों जो अफिट शक्तियां थी वो वायसराय में निहित होती हैं, जो कि राज्य सचिव और ब्रिटिश कैबिनेट के माध्यम से संचालित की। दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, 1935 में RBI की स्थापना की जाती है। 1935 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, वो इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से की जाती है। और दोस्तों एक और इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, एक दोस्तों और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया कि 1935 के ही अधिनियम से 1937 में म्यांमार वर्मा को दोस्तों भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। ये दोस्तों पूछा जा सकता है कि म्यांमार या वर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा और कब अलग किया गया दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, उसका एक अलग शासन व्यवस्था बनाई गई। क्योंकि दोस्तों जो पहले पूरा भारत था उसमें अंग्रेजों का ही शासन था और उसी भारत में म्यांमार वर्मा भी आता था, लेकिन 1937 में उसको अलग कर दिया जाता है और इसका एक अलग प्रतिनिधित्व किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अब 1937 में ही 1935 के अधिनियम से 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है दोस्तों, जिसको संघीय न्यायालय कहते हैं। संघीय न्यायालय कहते हैं, जिसको आज दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो कि केंद्र में स्थापित किया गया था। और दोस्तों और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों 1935 में ही, प्रांतीय
लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों क्या था कि एक जो राज्य है वो एक राज्य मिलकर दूसरे राज्य या दो राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग मिलकर उस काम कर सकता है प्रशासनिक व्यवस्था। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है कि द्विसदनी मंडलीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी दोस्तों। उस समय दोस्तों जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो अंग्रेजों का शासन 11 प्रांतों पे था, 11 प्रांतों पर था, जिसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था की गई। द्विसदनी व्यवस्था दोस्तों की जाती है। वो दोस्तों वो प्रांत थे असम, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और दोस्तों बम्बई और मद्रास। दोस्तों 11 प्रांतों में से 6 राज्य ऐसे थे, 6 प्रांत ऐसे बनाए गए जिसमें 2 सदनी व्यवस्था की गई, जैसे विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद। इस तरह से दोस्तों तब व्यवस्था की जाती है 6 राज्यों में। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि कितने प्रांतों में दोस्तों द्विसदनी व्यवस्था की जाती है। वो 6 प्रांतों में की जाती है, बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास में दोस्तों। इस तरह से दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और अगर आपको भारत शासन अधिनियम 1935 में से अब तक कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कृपया नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सवाल करिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे।